अस्सलामुअलैकुम। लेक्चर 88 है, कैफ वन का स्टार्ट हो गया जी। और अभी जो रिमेनिंग डेज़ हैं, अल्लाह आपका भला करे। आज वाला दिन निकाल देता हूँ मैं, तो उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हफ्ते तक, 11 तारीख तक 14 दिन बनते हैं। प्लान तो मेरा यही है, लेकिन प्लीज़ मुझे पकड़ नहीं लेना, चीज़ें जब तक पूरी नहीं होंगी आपको मैं नहीं छोड़ रहा, ठीक है ना। अच्छा, मीनवाइल इसमें हमने क्या डिसाइड किया है कि हम इंशाअल्लाह 7:15 अपनी क्लास शुरू कर दिया करेंगे। वैसे तो टाइम 8 बजे था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सेशन आपको रिलैक्स रखा है, इसमें 8:15 बजे तक मैं आता था, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आखिरी 14-15 दिन जो हैं, ये अब आप लोगों ने थोड़ी सी एफर्ट करनी, इसमें आपका ही फ़ायदा है। 7:15 से 10:15 मेरे जहन में है कि क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये थोड़ी सी 10:15 से 10:30 हो सकती है, लेकिन 10:30 से ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि अगलों को भी फिर मैंने उसी टाइम के हिसाब से एडजस्ट करना है। लेकिन वैसे क्वेश्चन 10:15 तक ही है। अब इसमें ये टाइम क्यों बढ़ा रहा हूँ, सिलेबस कम कवर हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है। सिलेबस अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत टाइम से ख़त्म हो रहा है। यानी एनपीओ के अंदर मैंने आज का दिन जानबूझ के एक्स्ट्रा डाला, ट्रायल वाला सवाल नहीं करा रहा, आज फिर उसी तरतीब वाला सवाल है, ठीक है। जिस तरतीब वाले 3 सवाल हम कर चुके हैं, चौथा वही कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह हम ट्रायल का एक सवाल करेंगे, और उसके अलावा मैं फिर परसों का दिन भी ट्रायल के सवाल के लिए रखूँगा, और फिर छोटे 1-2 सवाल भी, ठीक है। अब आज, कल और परसों, इन 3 दिन के बाद सवाल करने वाले कोई नहीं है। चौथा दिन शायद ज़बरदस्ती में लगाऊँ कि चलो जी फलाना होमवर्क करके आया, चलो एक सवाल और कर लेते हैं, इस तरह करके। एनपीओ का टॉपिक भी हमारा 3 से 4 दिन में ख़त्म हो रहा है। अब रेशोज़ पे अगर आप फुल फ्लेज टाइम लगाएं ना, जो कि ज़रा मुश्किल होता है काम, रेशोज़ को पढ़ना, उनको फिर वो थ्योरेटिकल टाइप चीज़ है ना, उसमें न्यूमेरिकल ज़रा कम है थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन है, फार्मूलाज हैं। अगर आप फुल टाइम लगाएं तो हमारे अगर 3 घंटे की क्लास है तो 4 दिन बनते हैं, लेकिन अगर आप रूटीन वाला करें तो 5 दिन का काम है। तो इस हिसाब से तो हम 4-5 तारीख को फारिग हो जाएं, फिर मेरे हाथ तो किसी ने आना नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि रेशोज़ को भी बहुत जल्दी करने की बजाय फिर हम क्या करेंगे, मेरी ये नीयत है कि हम अभी जैसे ये 3 घंटे कल से हो जाएगी क्लास, तो एनपीओ का सवाल कितनी देर में हो जाएगा, 1-1.5 घंटे में हो जाता है, 1 घंटा 40 मिनट में हो जाता है। तो एक पार्ट हमारा एनपीओ करेंगे, और दूसरे पार्ट में अब हम पहले 2 से 3 दिन में ये पेंडेंसीज रिमूव करते हैं, जिसमें कैश फ्लो के एमसीक्यूज कुछ डिस्कस होंगे, और कुछ थोड़ी सी थ्योरी, फाइनल अकाउंट्स की थोड़ी सी थ्योरी है, उसके एमसीक्यूज डिस्कस हो जाएंगे, और साथ में ही एनपीओ भी हो जाएगा। उसके बाद मेरे प्लान में यह है कि रेशो स्टार्ट हो तो एक पार्ट रेशो का चला करे 1.25 घंटा, मैक्सिमम 1.5 घंटा, और बाकी दूसरे पार्ट के अंदर हम रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। उस रिवीजन के अंदर मैं आपको टॉपिक वाइज ही लेकर चलूँगा। रिवीजन प्लान मैंने आप लोगों को कल शेयर कर दिया था, तो ये कल बस एक दिन थोड़ा सा लगा लिया, उसके ऊपर टाइम जो है वो मिल गया, तो वो अब रिवीजन प्लान आपके पास अवेलेबल है। उसी के हिसाब से बेशक आप देख कर आएंगे तो भी मुझे मसला नहीं है। मैं एक आधा टॉपिक आपको बताया करूँगा। इस टॉपिक के हो सके तो रिवीजन वाले सवाल आप कर लें, सारे नहीं भी हो सकते तो चलो कोई इक्का दुक्का सवाल करके आएँ, उस चैप्टर में से पेंडेंसीज ढूंढ के लाएं, अपने प्रॉब्लम्स लेके आएँ। मेरी ये तरतीब होगी कि मैंने कुछ 2-4 चीज़ें छोड़ी हुई हैं हल्की फुल्की, वो कराऊंगा। जो मुझे एक्सपेक्टेशन होगी कि पेपर के अंदर क्या चीज़, जैसे अब पीपीई का नोट जो है इस दफ़ा मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि पिछली बार IS 38 आया था और इस बार चला गया, उसके आने की वजह से उसका नोट आ गया था। अब पीपीई का नोट आप अगर पास्ट पेपर उठाकर देखें तो बहुत ज़्यादा टेस्ट हुआ पीपीई का नोट है। एक्सट्रैक्ट्स कम है, नोट सबसे ज़्यादा है। तो पिछला नागा भी उसका हो गया है, अब उसकी एक्सपेक्टेशन बन जाती है ज़्यादा। इस तरह से बंदा अंदाज़े लगाता है ना, ठीक है। अब पीपीई का नोट है, मुझे अगर लग रहा है इंपॉर्टेंट है तो मैं कोशिश करूँगा सवाल जब पर्चे क्लास के अंदर, तो मैं कम से कम 2 सवाल अब फिर रिवीजन में करा दूँ। अब पुरानी बात है, शुरू में किया था, लेकिन अब अगर मैंने आपको कहा ना कि जी मैं रेशोज़ फटाफट ख़त्म कर देता हूँ 3 तारीख 4 तारीख तक, उसके बाद रिवीजन शुरू करेंगे, तो फिर मर्ज़ी से कोई आएगा कोई नहीं आएगा, तो कड़की में डाल के रखूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूँ समझ लें कि वो जो सिलेबस किया था समझ लें वो एक तरफ है, और ये जो क्लासेस अब शुरू होने जा रही हैं आगे वो एक तरफ होंगी। इसमें बहुत फ़ायदा होगा आपको, ठीक है। तो आपको मतलब 1-2 सवाल मैंने नोट के करा दिए, 1-2 सवाल जो छोड़े हुए छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स वो करा दिए, तो आपका मसला है तो वो हल किया और फिर आगे चले गए। इस तरह से छोटे टॉपिक्स हैं वो भी 1 बाय 1, कभी छोटे टॉपिक्स 2 हो जाएंगे, कोई बड़ा टॉपिक होगा तो 1 हो जाएगा। तो रोज़ाना की बुनियाद पर हम इसको रिवाइज़ कर रहे होंगे, एंड तक जाते जाते देखते हैं, ठीक है। रिवीजन ही होगी, यानी कि 3-4 तारीख के बाद, 5 तारीख के बाद होपफुली सिर्फ रिवीजन चल रही होगी।
लेकिन वो रिवीजन को रिवीजन कहना सही नहीं है। वो गैप एनालिसिस क्लास होती है, जो चीज़ हमने फिजिकल नॉर्मल पिछले लेक्चर्स में छोड़ी होती है, नहीं की होती, कमी होती है, वो पूरी कर रहे होते हैं। और अक्सर ऐसा होता है इन आखिरी क्लासेस में जो बातें डिस्कस हो रही होती जैसे हो रही होती हैं वैसे पर्चे के अंदर आ रही होती हैं। तो इसलिए जिस दिन मैं आपको, मेरी पूरी कोशिश है, मुझे कोई शौक़ नहीं है आपको अपने सामने लेट बिठाने का, एंड तक बिठाने का, मैंने आपकी छुट्टियाँ नहीं खानी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको एज सून एज पॉसिबल फ्री करूँगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मगरों उतारना होता। तो जब मैं आपको कहूँगा ना कि बेटा आज आपका सिलेबस ख़त्म है, कल से आप ना आइएगा, तो तब आप लोगों ने छुट्टी करनी है, ठीक है? सही है? तो कल से इंशाल्लाह क्लास होगी, लेट आने वालों 7:15 से 10:15, ठीक है? यार तुमने नहीं आना, क्लास के बाद मुझे मिलना, फिर मैं बताऊँगा तुम्हें। जी? तो बेटा फ्रेमवर्क भी इसी में ही होगा, कुछ नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। मैं शुरू से सिलेबस शुरू कर रहा हूँ, दोबारा से कहना ना दौर करने लगा है जी। तो आप क्या लगता है कि मैं फ्रेमवर्क छोड़ के मैं डबल पे शुरू हो जाऊँगा? काम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, फ्रेमवर्क भी इसी में ही होगा, ठीक है जी। तो कल से इंशाल्लाह मेरे लिए खुसूसी दुआ करनी है कि मैं यहाँ पे 7:10 पे मौजूद हूँ, मेरे लिए खुसूसी दुआ करनी है। सबसे बड़ा मसला यही है, आप लोग तो आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन इंशाल्लाह मैं आ जाऊँगा। और इसको हम मैक्सिमम, इस आज के बाद मैक्सिमम 3 दिन है एनपीओ के, लेकिन उसमें भी एनपीओ जब ये 7:15 हो जाएगा तो एनपीओ का एक पार्ट होगा, इससे ज़्यादा नहीं ना, क्योंकि अगर मैं एनपीओ को 2 सवाल करा दूँ, आपको 3 घंटे आना है, 2 सवाल हो सकते हैं, वो तो फिर कल में ख़त्म हो जाएगा। मैं नहीं चाहता ऐसे हो, थोड़ा सा टाइम मिलता रहे, एब्जॉर्ब होता रहे काम, ठीक है? तो हाफ लेक्चर ये चलेगा। अब हाफ लेक्चर में मेरा दिल है 2 से 3 दिन में ये वॉल्यूम 2 में जो चीज़ें पेंडिंग छोड़ी थी ना हमने, ये हम लपेट देंगे, ताकि फिर हम इफेक्टिवली रिवीजन स्टार्ट करें, ठीक है? तो एनपीओ चलता चलता साथ रिवीजन चल रही होगी, एनपीओ ख़त्म हो जाएगा, रिवीजन चल रही होगी, रेशो शुरू हो जाएगा, रिवीजन चल रही होगी, रेशो खत्म होगा, रिवीजन चल रही होगी, फिर भी अगर रिवीजन बची होगी तो एंड वो भी चलती रहेगी, ठीक है? सही है ना? इसको कोई रिवीजन ना कहे, मेरी तरफ से सख्ती से मना है। रिवीजन क्लास नहीं है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये हमारी कमियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, जिनको हमने पूरा करना है। गैप एनालिसिस क्लास कहता होता हूँ मैं इसको, इसीलिए मैंने अलग से कोई 5-6 घंटे की कोई एंड पे जाके क्लास पहले रखा करता था, उसको मैंने दफ़ा तरतीब तोड़ दी है, ब्रेक कर दी है। इफेक्टिवली ये कि आपको हर टॉपिक से गुजारूंगा, हालांकि आपने भी टर्म टेस्ट दिया, फिर भी गुजारूँ, हाँ भाई फलाना चैप्टर अब आपका ये रिवीजन चल रही है तो आपने भी करके आना है, तो एक चलो, और नहीं तो छुट्टियों से पहले एक रिवीजन मेरी तरफ से हो जाए, ठीक है? उस डिटेल में नहीं होगी जैसे आप घर पे करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक रिवीजन पूरी होगी ज़रूर। वो रिवीजन नहीं कहना उसको, बार बार मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? फिर जैसे ही छुट्टियाँ आप ही स्टार्ट हों, आपने मॉक से पहले एक अच्छी रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन करके फिर प्रॉपरली मॉक देना है। मॉक से फारे हो गए, फिर एक रिवीजन अच्छी प्रॉपर करके फिर आपने पर्चे में जाना है, इंशाल्लाह पर्चा पास हो जाएगा, कोई ऐसी वजह नहीं फिर फेल होने की, ठीक है? बस सदका करते रहना, अपनी सेहत का ख्याल रखना और फोकस्ड रहना, फोकस्ड, ठीक है? बटनों वाले मोबाइल से बड़ा फ़ायदा होगा आपको, चेंज कर लेना ये 1.5 महीना मोबाइल, ठीक है ना? ऐसा बदतमीज़ है ये, और बंदा उठाता है तो उसके बाद पता चलता है 3 घंटे गुजर गए, हालांकि उठाया था यार एक मैसेज ज़रा 200 कर लूँ, उससे फलाना कॉन्सेप्ट पूछ लूँ, वो कॉन्सेप्ट तो पता नहीं कहाँ चला जाता है, ठीक है? तो मेरा तो ये मशवरा है कि कोशिश करें कि बटनों वाला मोबाइल, कोई कोई अपना घर पे किसी बड़े का, किसी भाई का, अम्मा का, अब्बा का, किसी का मोबाइल व्हाट्सएप अगर हो तो वो यूज़ कर लेना, अगर यूज़ करना भी पड़ता है किसी को कुछ भेजने मंगवाने के लिए, होता है ना सोल्यूशन मंगवाना करना, अपने लिए बटनों वाला मोबाइल अभी से ही रख लें। और इंशाल्लाह ये पर्चा आखिरी पर्चा, एफआर का तो पहला पर्चा है ना, जो बाकी पर्चे भी आखिरी पर्चा दे के फिर बेशक आप बटनों वाला मोबाइल अगले एग्ज़ाम्स के लिए संभाल के रख लेना, बंद करके सिम निकाल के फिर अपने जो है ना वो टच वाले मोबाइल में डाल लेना, ठीक है? चलो जी। अच्छा, अब मैंने तो सोचा था फाइनल काउंट का सवाल कर लेंगे बच्चों के आने तक, लेकिन गप्पें इतनी लग गई, तो इंशाल्लाह कल 7:15 से 10:15 ऑनवर्ड्स एंड तक, ठीक है? इससे फिर ये फ़ायदा होगा कि हमें कुछ एक्स्ट्रा क्लास पढ़नी नहीं पड़ेगी, अनलेस अनटिल के कोई आखिरी क्लास, जैसे वो मैं 11 को प्लान कर रहा हूँ तो 12 को आगे संडे, तो मैं कहता हूँ चलो यार अब आ जाओ, इस मे बी और मे बी नॉट, पता नहीं होता ना किस चीज़ पे। मैंने अब जो आपको IAS 16 का नोट करवाना है PPE का, अब मुझे क्या पता आपने इतने अरसे बाद जब नोट का सवाल करना है तो आपने 1 घंटे में करना है या 1.5 लगा दें, तो थोड़ा सा प्लानिंग आगे पीछे हो जाती होती है, इसलिए सुकून के साथ साथ रिवीजन करेंगे। एक बार इंशाल्लाह दोबारा से सारा सिलेबस रिवाइज करेंगे, मेरी नीयत है, ठीक है? जो चीज़, हाँ जैसे IAS 20 के अंदर मैंने थ्योरी लिखने वाले सवाल जो थे वो छोड़े थे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये छोड़ी हुई चीज़ है ना, कभी कभी रह जाती हैं और फिर बंदा जानबूझ के उनको छोड़ ही देता है कि चलो ठीक है, अच्छा है, कुछ तो एंड पे भी करना है, सारा कुछ कर लेते तो एंड पे क्या करते, ठीक है? चलें जी,
अब ऐसा करते हैं, फिर फाइनल अकाउंट्स को फ़िलहाल फिर पेंडिंग करते हैं, आज का काम करते हैं, इससे पहले कि आज का काम जो है वो ना हो पाए हमसे पूरा। मैंने आपको अच्छा, जो ट्रायल वाले सवाल है ना एनपीओ के अंदर, वो अब आपके लिए मसला नहीं है। उसकी वजह ये है कि आपने फाइनल अकाउंट्स में ट्रायल वाले सवाल कर लिए हैं, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कल करेंगे। टोटल 3 सवाल हैं आपकी किताब के अंदर, 2 पास पेपर के हैं, 1 क्वेश्चन बैंक है, बल्कि 4 कर लें, एक छोटा सवाल भी आई थिंक ट्रायल। ये 3-4 सवाल हैं, जिनमें से 2 मैंने क्लास में आपको सॉल्व कराने हैं, 2 मैंने आपसे करवा के उनको डिस्कस करना है, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह कल करेंगे। आज एक ज़रा टफ सवाल है, कहने को टफ है, लेकिन इंशाल्लाह इसको भी आराम सुकून से हम करेंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छे सवालों में से एक है वॉयलन फैमिली क्लब 779 पे। लेकिन इसको करने से पहले मैं चंद बातें आपके साथ आपको गोश गुजार करना चाहूँगा, ताकि फिर हमें ब्रेक ना लगे। ये जो डिस्कशन मैंने कर दी थी एक्सीडेंटली, जो बुध वाले दिन ये कर दी थी ना डिस्कशन, ये एक्सीडेंटली जो डिस्कशन की थी, ये असल में आज वाले सवाल के अंदर हमारे काम आ जाएगी, ठीक है? ओके, अच्छा जी। क्या था ये? मैंने कहा था कि जैसे डेटर किसे कहते हैं, रिसीवेबल को, तो सब्सक्रिप्शन का लेजर है, इनकम तो मैं समझने के लिए लिखता हूँ ना, सब्सक्रिप्शन का लेजर है, तो उसमें भी अगर रिसीवेबल है तो ये डेटर ही हुआ ना। ये नॉर्मली गुड्स के अगेंस्ट पैसे आने होते हैं, और ये सर्विसेज दी होती हैं उसके अगेंस्ट पैसे आने होते हैं। तो जैसे डेटर्स के केस में अगर कोई बंदा पैसे दिए बगैर भाग जाता था, तो हम उसे कहते थे ये बैड डेट, राइट ऑफ कर दो। एंट्री होती थी प्रोविजन डेबिट, डेटर क्रेडिट, बिल्कुल ऐसे ही 100% ये एंट्री होती है। सब्सक्रिप्शन अगर किसी ने हमारी देनी थी और वो सब्सक्रिप्शन दिए बगैर गायब हो गया, मुल्क छोड़ के चला गया, अब हमसे उसने 6 महीने सर्विसेज ली थी हमारे स्पोर्ट्स क्लब में, ठीक है, और हमारे सब्सक्रिप्शन उसने पे नहीं की थी, हर महीने कहता था अगले महीने दूंगा, अगले 6 महीने बाद गायब ही हो गया। अब क्या करें उसको, क्या करें? राइट ऑफ कर दें। एंट्री क्या है? वही एंट्री है प्रोविजन डेबिट, प्रोविजन डेबिट माने ये हम यूँ बना ली ना एंट्री, प्रोविजन डेबिट और सब्सक्रिप्शन का अकाउंट। डेटर का मतलब सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है। अब प्रोविजन का लेजर इसलिए बनवा दिया था, अभी तक प्रोविजन ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया एनपीओ में उसने, तो कोई मसला नहीं है, ओपनिंग क्लोजिंग जीरो, तो जो रिटर्न ऑफ है वही एक्सपेंस है। लेकिन अगर किसी सवाल में उसने आपको दे दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह आप तैयार हैं, आप ओपनिंग क्लोजिंग लिखेंगे तो सारा कुछ वैसी बैलेंसिंग फिगर एक्सपेंस की, ठीक है? ये हमने बात की थी। अच्छा, आज जो मैं आपके साथ बात डिस्कस करने लगा हूँ अब, वो है एक कॉन्सेप्ट लाइफ टाइम मेंबरशिप का, ठीक है जी? लाइफ टाइम मेंबरशिप से आपको क्या समझ में आती है, कुछ बता सकते हैं उसे? एक दफ़ा पे करें और सदाबहार मेंबरशिप, बिल्कुल सही आप पहुंचे हैं जी, ठीक है? हाइब्रिड में बेटा आप आ जाएं फिजिकल में, हाइब्रिड्स को बंद ही कर दें यार, बच्चे आज हैं ही कम मेरे ख्याल से, ऐ ही जेड़े आने सन भांडे आ गए ने मेरे। आप बेटा इधर आ जाओ। अच्छा जी, लाइफ टाइम मेंबरशिप ये अक्सर एनपीओ जो होती हैं, ठीक है, वो एक ऑफ़र करती हैं कि मसलन 10,000 जो है वो मंथली सब्सक्रिप्शन है मसलन, ठीक है? तो वो ये कहते हैं कि जी आप मिसाल के तौर पे 5 लाख आज जमा करा दें, 5 लाख आज इकट्ठा जमा करा दें, लाइफ टाइम मेंबरशिप आपको दे देंगे, फिर पूरी ज़िंदगी आप दोबारा सब्सक्रिप्शन कभी ना दीजिएगा, ठीक है? लाइफ टाइम मेंबरशिप। अब इसको ना जब रिसीव करेंगे आप, तो कैश आपके पास आ गया, ठीक है, कैश आ गया, लेकिन क्या आपने सारी सर्विसेज आज ही दे दी? तो फिर उसको लायबिलिटी बनाया जाता है, लाइफ टाइम, LTM लिख दूँ, चलो लाइफ टाइम मेंबरशिप, लाइफ टाइम मेंबरशिप फंड कह दूँ मैं, बहरहाल है ये लायबिलिटी, ठीक है ना? लाइफ टाइम मेंबरशिप लायबिलिटी। डेफर्ड मेंबरशिप, डेफर्ड अनअर्नड, लाइफ टाइम मेंबरशिप लायबिलिटी में लिख रहा हूँ, ठीक है जी? ये लायबिलिटी आपने बना ली। अब वैसे इसको इनकम में डालने के 3 तरीके हैं। बेसिकली जब पैसे आते हैं तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि जितने पैसे आए इकट्ठे ही इनकम बना लो, ठीक है? लाइफ टाइम इसको जो है वो क्रेडिट कहाँ करें? तो 3 ऑप्शंस आ जाते हैं जी। नंबर 1 क्या करो जी, जैसे ही रिसीव करो ये कैश डेबिट करके उसको फौरी तौर पे इनकम बना लो। बिल्कुल नापसंदीदा है, सही है एक ऑप्शन, लेकिन
इसको नॉर्मली फॉलो नहीं किया जाता। आपके किसी सवाल में आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा। बहरहाल एक ऑप्शन है तो सही, कैश डेबिट, इनकम क्रेडिट। दूसरा एक ऑप्शन क्या आता है जी, दूसरा ऑप्शन ये आता है कि जी जिस वक्त आप रिसीव करें इस मेंबरशिप को, उस वक्त क्या कर लें, लायबिलिटी बना लें, लाइफ टाइम मेंबरशिप लायबिलिटी। ठीक है, जैसे वो डेफर्ड ग्रांट आप या कोई और लायबिलिटी आप बनाते हैं ना जी, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम है, लायबिलिटी बना लें। और उसके बाद आप अंदाज़ा लगाएं कितना को अरसा जिंदा रह लेगा ये मेंबर। तो मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी इसकी यूजफुल लाइफ 10 साल होनी है। अच्छा, ज़रूरी तो नहीं है, एसेट भी तो फुली डेप्रिशिएट हो जाता है। तो आपने एस्टिमेट है, ठीक है, 5 साल आपने सोचा था कि ये जिंदा रहेगा, उसके बाद जिंदा बेशक रहे, शायद छोड़ छाड़ जाए, मूल से चला जाए, हमने 5 साल के ऊपर इसको इनकम बनाना है। अब 5 साल के बाद हो सकता है आप क्लब में जाएं तो आपको छोटी के ऊपर देखते हो एक बाबा जी नजर आए, हाँ बेटा क्या हाल है, ठीक हो, 1960 में मैंने लाइफ टाइम मेंबरशिप ली थी इसकी, इन्होंने मुझसे उससे पैसे लिए थे, उसके बाद मैं अब इनके सर हूँ, ना मैं जा रहा हूँ और ना मैं ना जाऊंगा। ठीक है, लगता तो ऐसे ही ना हर बंदे को। तो ऐसा हो सकता है कि 5 साल सोचा था, वो 15-20 साल भी आपसे सर्विसेज लेता रहे, लेकिन अब बाहर कोई ना कोई बेस तो रखनी है। तो नॉर्मली ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आई कैप भी यही टेस्ट करता है, जो 1-2 बार किया भी है उसने। ठीक है, तो क्या करो जी, मिसाल के तौर पे आप कहो जी 10 साल के ऊपर हम इस लाइबिलिटी को इनकम में डालेंगे। ठीक है, तो फिर हर साल के एंड पे क्या करोगे, आप कहोगे जी लाइफ टाइम मेंबरशिप लाइबिलिटी जो है इसको डेबिट करके, और लाइफ टाइम मेंबरशिप इनकम, मैं इनकम लिखता हूँ सिर्फ, इनकम को क्या कर दें, अब इसके अंदर आपने ये जो लाइबिलिटी है इसको सर्टन परसेंटेज से या डिवाइड कर दें 10 से, या 10% कर दें, बात तो एक ही है ना जी। और हर साल क्या करते जाएं आप, इस तरह से इसको इनकम बनाते जाएं। ठीक है जी, और बाकी की लाइबिलिटी आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है जी, ये एक ऑप्शन ये है। तीसरा ऑप्शन है, ये भी बिल्कुल यूज़ नहीं होता, यानी आपका बहरहाल ऑप्शन ये यूज़ होना है ये आपके सवालों में। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है जी, तीसरा ऑप्शन है कि आपने जिस वक्त इसको रिसीव करना है उस वक्त आप इसको लाइबिलिटी बना लें। क्या भाई आपने क्या बताया क्या होगा? हाँ देखो भाई को पहले ही पता था, अभी भाई तकरीबन अकाउंटेंट ही है ना माशाल्लाह। ठीक है, अब उसके बाद वेट करें। ठीक है, वेट करें, और जब कोई मेंबर मर जाए, इंतकाल फरमा जाए, इस दुनिया से मुंतकिल हो जाए, उस वक्त उसकी मेंबरशिप को उस सारा का सारा इनकम बना ले, ये भी एक ऑप्शन है। ठीक है, तो हमने क्या करना है जी, लाइफ टाइम मेंबरशिप लाइबिलिटी डेबिट करके, और क्या कर लें जी, इनकम को क्रेडिट कर लें। और ये किस वक्त किया हमने जी, ऑन डेथ, ऑन डेथ ऑफ अ मेंबर। जो मेंबर इंतकाल फरमा जाए उसकी जो आपने लाइबिलिटी बनाई हुई थी मेंबरशिप फी, उसको इनकम में डाल दें। और ये क्या हो रहा है जी, ये क्या हो रहा है जी, इसमें हम क्या कर रहे हैं जी, ट्रांसफ़र कर रहे हैं टू इनकम एक्सपेंडिचर ऑन सम रीज़नेबल बेसिस। ठीक है, मसलन एनुअली, ऐसे ही मैंने लिख दिया। ठीक है जी, एनुअली। ठीक है, और पहले केस में तो जितना आया था सारे का सारा क्या कर दिया, पहली बार ही इनकम बना दिया। ठीक है जी, तो अब जो नॉर्मली यूज़ होता है ज़्यादा, तो वो यही है कि आपका जो आप इसको लाइबिलिटी बनाएं, और फिर किसी एक रीज़नेबल बेस के ऊपर, किसी एक लाइफ के ऊपर, रेट के ऊपर आप उसको इनकम बनाते जाएं। ठीक है, यह है लाइफ टाइम मेंबरशिप का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब एक लिख नहीं सही रहा, दूसरा वैसे सही नहीं है। अच्छा, अब ये ना एक तरह अच्छी सी एग्जांपल से इसको थोड़ा सा काम इस पे कर लेते हैं। ठीक है, ज़रा अच्छा सा समझ आ जाए ताकि हम, ठीक है, सवाल के अंदर फिर ताकि ब्रेक ना लगे। ये मैंने आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप थोड़ा सा समझाया, अब एक अच्छी सी एग्जांपल बनाते हैं। लाइफ टाइम मेंबरशिप, वो एग्जांपल बना लेते हैं ना, उसमें 2 साल की अकाउंटिंग कर लेंगे ना ज़रा डेटा दे के। ठीक है, तो मसलन जी आपका, आपकी अटेम्प्ट कौन सी है जी? ऑटम 26। ऑटम 26 एक क्लब है हमारा, और इसने ऑफ़र कर दिया जी लाइफ टाइम मेंबरशिप।
ऑटम 26 क्लब ऑफर्ड लाइफ टाइम मेंबरशिप एट रुपीज़, सादा सी फिगर रख लेते हैं, 1000 ईच। अब आप इसको आगे 1000 समझ लें तो 10 लाख बन जाएगा, ठीक है। और इट इज़ ट्रांसफर्ड टू इनकम एक्सपेंडिचर ओवर 5%, ऐसे एट 5%, ठीक है जी। मतलब अब बाकी समझ तो आप गए हो ना, अब सारी अंग्रेजी मैंने लंबी चौड़ी नहीं लिखी, ठीक है। तो पहली बात क्या लिखी जी मैंने, कि क्लब ने ऑफर किया है जी लाइफ टाइम मेंबरशिप, कोई बंदा लेना चाहे तो ले सकता है 1000 रुपये देकर, और फिर ये तो लाइबिलिटी बनाते हैं, और फिर इसको क्या करते हैं जी 5% हर साल एनुअली 5% क्या करते हैं जी इनकम एक्सपेंडिचर में डाल देते हैं, ठीक है। अब अगली बात हमें पता होनी चाहिए कब कौन कौन आया, कितने मेंबर्स आए, ठीक है। तो मेंबरशिप ऑब्टेन, ये लाइफ टाइम मेंबरशिप किस किस ने ऑब्टेन की, ठीक है। तो यूं कर लेते हैं ना, ईयर लिख लेते हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स लिख लेते हैं, कि कौन से साल में कितने मेंबर आए। ये समझो हमने पहले साल ही ये ऑफर लगा दिए, ठीक है। तो हमारा पहला साल है मसलन 2023, और 5 लोगों ने लाइफ टाइम मेंबरशिप ले ली इस साल में जब ऑफ़र लगाई। अगले साल 2024 में मसलन 8 लोगों ने मज़ीद मेंबरशिप ले ली, ठीक है जी। अब ये सवाल हमारा ख़त्म हो गया। रिक्वायरमेंट है, बहुत देर कर दी मेहरबान आते आते। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स, प्रिपेयर रेलेवेंट extracts of income expenditure and balance sheet for the year ended 31 दिसंबर 2024 इंक्लूडिंग कंपैरेटिव्स, यानी 23-24 दोनों ही बनवाने हैं आपसे। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लें जी, ये हमारा सवाल हो गया यहाँ पे ख़त्म। अच्छा जी, अब सॉल्यूशन, असल में रिक्वायरमेंट क्या है जी, इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सट्रैक्ट्स बना दें 2 साल के, ठीक है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के भी एक्सट्रैक्ट्स बना दें 2 साल के। साल कौन कौन से जी हमारे, 2031 दिसंबर 2024 और 31 दिसंबर 2023। चल जा यार, तेरी मेहरबानी, सही से चल जा। अच्छा जी, अब थोड़ी सी जगह छोड़कर अब बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के भी एक्सट्रैक्ट्स बना लें। एज ऑन 31 दिसंबर 24 और 31 दिसंबर 23। छोटी सी फिगर बनाई है मैंने 1000 की, ताकि ज़रा आसानी से फिगर्स यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है जी। अच्छा, अब क्वेश्चन यहाँ पे हम ख़त्म कर देते हैं और एक वर्किंग में ओपन कर रहा हूँ, यानी मैं आपको लेजर से समझाता हूँ, आसानी से समझ आ जाएगा। वैसे तो आप माशाल्लाह डायरेक्ट भी कर लेंगे, तगड़े लोग हैं, लेकिन फिर भी तो मेरे जैसा भी होता ही है।
तो लाइफ टाइम मेंबरशिप का लेजर बना रहा हूँ। ठीक है जी, ये एक लाइबिलिटी का अकाउंट है, सिंपल। अब 1 जनवरी 2023 पर हमारा काम शुरू ही हुआ, इसलिए कोई मेंबरशिप का ओपनिंग बैलेंस नहीं था। और 2023 के दौरान कितने लोगों ने मेंबरशिप ऑब्टेन की हमसे, और हर बंदे ने कितने कितने रुपए दिए, 1000 ईच। तो इसका मतलब तो मैंने एंट्री क्या करनी है, कैश डेबिट लाइफ टाइम मेंबरशिप लाइबिलिटी का अकाउंट है ये, ठीक है ना, लाइफ टाइम मेंबरशिप अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे हमने लिखा कैश, और मैंने यहाँ पे यूँ लिख दिया 5 मेंबर्स लाए 1000 रुपया, तो टोटल कितना आ गया जी, 5000। ठीक हो गया जी। अब क्या कहा है जी उन्होंने, कितने परसेंट, बल्कि इसको ना 5% की जगह 5 ईयर्स कर दें, 25%, ठीक है, एट 5 ईयर्स। ओके, चलो एक मतलब बस थोड़ा रेट बदल सकते हैं, रेट कर सकते हैं। नींद आ रही है तुम्हें? ये कॉन्सेप्ट अभी आगे सवाल में देखोगे ना, फिर तुम्हारी नींद उड़ेगी। अच्छा जी, अब 5 साल पे इसको तकसीम करके, यानी 5 साल के ऊपर हमने इसको इनकम बनाना है। तो 5000 में से कितना इनकम में जाएगा, 1000, ऐसे ही है ना। तो 1000 इनकम में जाना है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, लाइफ टाइम मेंबरशिप लाइबिलिटी डेबिट, और ये सिंपल है, ठीक है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में हमने 5000 डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो हमारे पास जनाब 1000 रुपया आ गया। 1000 रुपये की एंट्री पड़ी लाइफ टाइम मेंबरशिप अकाउंट डेबिट और इनकम एक्सपेंडिचर, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस 31 दिसंबर 2023 पर क्या आ गया, 4000। ठीक है जी। तो अब ये जनाब मेरा लेजर हो गया कंप्लीट। अब मैंने इसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, एक्सट्रैक्ट्स के अंदर प्रेजेंट करना है। तो पूरा सवाल कर रहे होंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल एक्सट्रैक्ट्स में इसको समझा दूँ ना, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे बताइए P&L में इनकम एक्सपेंडिचर में, सॉरी, क्या जाएगा, 1000 इनकम। तो यहाँ पे हमने जाकर लिखा जी लाइफ टाइम मेंबरशिप इनकम वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दिया, कितनी जी, 1000 रुपये। ठीक हो गया। और उसके बाद लाइबिलिटीज़ के अंदर लाइफ टाइम मेंबरशिप आई, करंट में या नॉन करंट में, तोड़ के, ठीक है। तो नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में भी लाइफ टाइम मेंबरशिप आएगी, लाइफ टाइम मेंबरशिप, ठीक है जी। और ये लाइबिलिटी है, ठीक है। ये 23 के लिए मैं यहाँ वर्किंग करूँगा और 24 के लिए भी कर दूँगा। और इसी तरह से करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर भी लाइफ टाइम, वो करंट पोर्शन जो आता होता था लोन का जैसे, तो लाइफ टाइम मेंबरशिप इधर भी आएगी। कॉन्सेप्ट तो आसान था, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा फिर एंड तक देख लेना। डेटा ने वाले कॉन्सेप्ट पहले छोटा सा हमने लिया था, लेकिन बहरहाल वो ऐसी गपशप थी, असल बात तो यहीं से शुरू की थी हमने। अब 2023 के अंदर टोटल लाइबिलिटी जो है, जो बैलेंस शीट में दिखनी है, वो है 4000। इस 4000 में से कितना अगले 1 साल में इनकम बन जाएगा, तो हमने यहाँ पे आके फिर वर्किंग करनी है। शो, ये देखो जी कि 5000, सॉरी, हाँ, वर्किंग तो ऐसे ही करोगे ना, 5000 हर साल, अगर कोई और नया मेंबर ना आया अगले 5 साल में, तो हर साल यही 5000 बटा 5, 1000 करके इनकम बनना है, नहीं बनना, बोलो, डिवाइड बाय 5 जी, कितना, 1000। अगर 1000 अगले 1 साल में इनकम बन जाना है, तो टोटल कितना है इस वक्त हमारे ऊपर लाइबिलिटी पड़ी, 4000। 4000 में से करंट कितना, असल में ना करंट पहले इसलिए निकालते हैं, वो निकालना आसान होता है, तो सामने 12 महीने नज़र आ रहे हैं, आराम से देख लेता है बंदा उनको, ठीक है। तो 4000 की टोटल लाइबिलिटी है, इसमें से 1000 करंट में चला गया, तो बाकी
3,000। सिंपल, ठीक है जी, सही है, समझ आ रही है। अच्छा, उसके बाद अगला एक साल आया। अब अगले साल में सबसे पहले तो क्या हुआ जी, क्लोजिंग बैलेंस बेटा पहले ओपनिंग बना। ये तो अब हमारे ऊपर लायबिलिटी थी और 8 लोग और आ गए जी, 8,000 और आ गया। अब जब इनकम एक्सपेंडिचर में फेंकने की बारी आई अमाउंट, अब हमारे पास 5,000 पहले से पड़ा था, 8,000 मजीद आ गए जी। नहीं, 5,000 ही कह लो, यानी मैंने ट्रांसफ़र की अमाउंट कर, अब 4,000 को डिवाइड बाय 4 कर दें, आपकी मर्जी है। मैं तो कह रहा हूँ वही तरीका ना रखें, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर इनकम में चला जाना है। तो ये बात समझ आई है, 5,000 और 8,000 दोनों ही। अब 5,000 का डिवाइड बाय 5 मतलब 1,000, और 8,000 का डिवाइड बाय 5, तो ये हर साल अब 2,600 इनकम में जाने लग जाएगा। ऐसी और मेंबर आएंगे तो ऐड होता चला जाएगा, और जब पहले वालों का खत्म हो जाएगा तो उनकी इनकम बनना खत्म हो जाएगी। सिंपल, ठीक है। कितना, 2,600। और क्लोजिंग बैलेंस क्या है जी? जी 1 मिनट, 31 दिसंबर 24, कैरी डाउन, कैरी डाउन बता दें। नहीं, 2,600 नहीं है यार, फिगर बहुत बड़ी हो रही है, इसको 100 ना कर दूं मैं, 100 ईच, ठीक है। लो भाई, आसान कर दें जी, कितना, 500 हूँ, ठीक है ना। ओए होए होए, 100, ये कितना बचा, 400। उसके बाद ये ओपनिंग भी 400, ओए होए होए, मैं कहता हूँ चाशनी आ गई सारी जिंदगी की, 500। और आजा भाई, तू भी नज़दीक आ जा, ठीक है जी। अब ये कितना बचा, हाँ अब बताओ, 900। ज़रा इजी होगा, 1,000 रुपये ऐसे ही, 1,000 ही मुझसे काबू नहीं हो रहा। इधर भी कर लो जी, सही। 500 हर साल इनकम में जाना है, 100 करके। तो कैसे निकाला जी? हमने कहा जी करंट में, और यार तंग हो रहा था मैं, माजरत। अच्छा, आप लोगों ने तो कोई नोट नहीं किया, अभी तो पिक्चर बनाने वाले लोग बैठे हुए सारे। 400 माइनस 100 गया तो बाकी 300, ठीक है। अच्छा लो भाई, अच्छा जी, अब बताओ जी, 940 लाइबिलिटी है और 260 क्या है जी, इनकम। कोई मसला? जैसे सर, हाँ 800, अब 8,000 नहीं, हाँ गुड क्वेश्चन। मुझे 5 लिखने नहीं चाहिए था, मुझे वहाँ 6 लिखना चाहिए था, फिर बदलूँ। मुझे नंबर ऑफ मेंबर्स को डिवाइड करके इनकम नहीं बनानी है, जितने साल पे हम इनकम बनाते हैं उससे डिवाइड कर रहा हूँ मैं। मुझसे गलती होगी ना, यहाँ 5 मेंबर नहीं होने चाहिए, यहाँ 6 मेंबर होने चाहिए थे। 6 मेंबर होते तो यहाँ क्या आता, 600। 600 को भी बटा 5 ही करते, तो तब आपको समझ आती। मुझसे भूल हो गई, अब मैं नहीं चेंज करता, बच्चे अब लड़ेंगे कि फिर चेंज, फिर चेंज, फिर चेंज, ठीक है, सही है। तो लाइफ 5 साल रखी हुई है हमने, या यूं कह लें 20% होता है ना, 20% होता है ना, 20% हम हर साल 20% इनकम में डाल रहे हैं। तो इससे कोई ताल्लुक नहीं कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है, ठीक है। बदलूं 6 करूं, ये समझ आ गई? अच्छा जी, जी स्टूडेंट, मेंबर नहीं, मेंबर 8 नए मेंबर आए हैं। मेरा सवाल है, मैंने बनाया है, मुझे पता है, यहाँ पे कुछ छुपी बात नहीं। आईकेप का सवाल नहीं कि आपको जी ये है या वो है, मैं बता रहा हूँ, मैं खुद बता रहा हूँ। फिर पहले साल में 5 लोगों ने ये मेंबरशिप ली, अगले साल में 8 लोगों ने ये मेंबरशिप ली। टोटल 8 नहीं दिए हुए मैंने, टोटल तो 13 हो गए, माशाल्लाह, बरकत पड़ गई, ठीक है। अगले साल 12 आएंगे, मसलन 15 आएंगे, फिर हर साल अलग, ठीक है। मैंने जैसे सोच के बनाया सवाल, मुझे पता है ना, तुम्हें आप बैठे हैं ना, ऐसे वास्ते अपना सवाल सामने रखे है जी। जी बेटा जी, 100 रुपया नहीं, 260 रुपया इनकम में आ गया। अब 940 क्या है, लाइबिलिटी, ठीक है। इसमें से कितना अगले 1 साल इनकम में जाएगा? देखो 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 देखो, कितना 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 कितना, ये वाला अगले 1 साल भी इनकम बनेगा, क्योंकि अब ये मेंबर्स मौजूद हैं, 5 भी मौजूद हैं और 8 भी मौजूद हैं। तो इनका 5 का 500 में से 100 और 8 का 800 में से 160, ये अगले 1 साल भी इनकम बनना है, यानी 260 ही बनना है ना। तो यही वाली वर्किंग बेसिकली आगे करंट पोर्शन आपको निकाल के दे रही होगी। तो हमने यहाँ दोनों लिखने हैं। अब 500 डिवाइडेड बाय, देखा ना, अब मुझे फायदा नजर आया ना असल में 1000 का।
जी 800 डिवाइड बाय 5, ठीक है बेटा। तो कितना आ गया जी 200। अगर 260 अगले एक साल में इनकम में जाना है और टोटल है 940, तो 260 करंट निकाल दो तो बाकी क्या बचा 680। ठीक है जी। लें जी, कौन कौन लेट आया था जिसने ये कॉन्सेप्ट जिसको समझ नहीं आया, मैं बता दूं ताकि दोबारा इसलिए पूछ रहा हूँ। कोई ऐसी खास बात नहीं थी, आप जब आए थे उसी वक्त ही शुरू हुआ था। आपको लग रहा है कि यहाँ इन्होंने कुछ कहा, हमें फजूल बातें थी, यहाँ से बात शुरू हुई थी। अगर कोई एनपीओ लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफर करती है तो उसका ये होता है भाई देना यार, मुझे सुनाने दो ना यार। कोई अगर लाइफ टाइम मेंबरशिप ऑफर करती है एनपीओ, तो उसमें ये होता है कि वो इकट्ठे पैसे ले लेते हैं और कहते हैं जी बस आप एक बार ज़िंदगी में पैसे दें, उसके बाद सारी ज़िंदगी आप क्लब की सर्विसेज लें, आपसे सब्सक्रिप्शन ही ली जाएगी। ठीक है। अब मिसाल के तौर पे हमने भी ये ऑफर की, तो हमने 100 रुपया कहा जी एक बंदा अगर दे दे तो अगले, वैसे तो हमें 1 रुपया हर महीने सब्सक्रिप्शन लेते होंगे ना, तो इनसे कहा 100 रुपया इकट्ठा दे दो। जो 100 रुपया इकट्ठा देगा उसको लाइफ टाइम मेंबरशिप, फिर दोबारा उससे कभी सब्सक्रिप्शन नहीं ली जाएगी। अब 2023 के अंदर 5 लोगों ने आके हमें 100 रुपया जमा करवाया, तुम्हारे पास क्या आ गया 500। अब ये 500 रुपया जो हमें रिसीव हुआ है, क्या हम इसको इनकम डाल दें? डाल सकते थे, लेकिन ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एनपीओ के अंदर बेहतर यही, मतलब जब एक लंबे अरसे पे आपने सर्विसेज दी तो इसको लंबे अरसे भी बांटना चाहिए ना। ठीक है। तो जैसे डेफर्ड ग्रांट नहीं बनाते थे, बिल्कुल वैसे ये लाइबिलिटी बना ली। जब रिसीव किया तो हमने एंट्री की कैश डेबिट लाइफ टाइम मेंबरशिप लाइबिलिटी है बेसिकली ये, मैं इसको यूं लिख दूं लाइफ टाइम मेंबरशिप लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है, लाइबिलिटी अकाउंट। ठीक है, तो हमने लाइबिलिटी बना ली। अब लाइबिलिटी में पड़ी रहे तो डेथ के ऊपर इनकम बनाएं, या इसको लाइबिलिटी से हर साल इनकम में डालें किसी एक खास परसेंटेज के ऊपर, तो ये सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। कोई एक परसेंटेज एनपीयू की अपनी पॉलिसी होती है, वो कह सकते हैं जी 5 साल पे या 10 साल पे हम इस लाइबिलिटी को इनकम में डालेंगे। तो हमारी एनपीओ ने कहा हम 5 साल के अंदर इसको इनकम बनाएंगे। तो इसका मतलब 500 जो रिसीव हुआ इस साल के एंड पे लाइबिलिटी में जो पड़ा था, हमने कहा इसमें से कितना इनकम बना लें, तो 500/5 इनकम, उसकी एंट्री पड़ी लाइबिलिटी डेबिट, लाइफ टाइम मेंबरशिप लाइबिलिटी डेबिट और इनकम क्रेडिट, इनकम एक्सपेंडिचर में बच गया 400। उस 400 को तोड़ के शो कर दिया करंट और नॉन करंट। अगले साल गए तो और मेंबर आ गए, अब और आए तो फिर एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट। अब अगले साल चूंकि अब 13 टोटल मेंबर हो गए हैं, तो 13 मेंबर्स का लाइबिलिटी से कितना इनकम में जाना है, तो वही 500 का वही 500 में से वही 100 और 800 में से 160, तो ये 260 रुपये इनकम में चला गया। और लाइबिलिटी 940 जो थी, अब उसको फिर हमने ब्रेक करके छोड़ दिया। कोई क्वेश्चन अभी भी है तो बताओ। सही है, क्लियर है, चलो। अच्छा जी, अब मेरे ख्याल में तो इस सवाल के अंदर और कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जिसको देखना पड़े हमें पहले, फिर ये सवाल कर लेंगे तो फिर मैं फंड अकाउंटिंग सिखाना शुरू करता हूँ आपको उसके बाद। ठीक है जी, तो ज़रा पढ़ें सवाल को एक दफ़ा अपने तौर पे जल्दी से। 2 मिनट है आपके पास। यार ये एसी सही काम नहीं कर रहे थे ना, गर्मी लग रही है। ये भी थोड़ी देर के लिए 23 पे कर दो, फिर बच्चे तंग हो रहे होंगे, वैसे भी पसीना भाई का पानी खुश्क हो गया। थोड़ी देर बाद फिर चेंज कर देंगे। ठीक है, इधर से जिनको था पढ़ो 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 सवाल पढ़ो।
हाँ जी, पढ़ा, पढ़ रहे हैं। कैसा लगा सवाल, मुश्किल या आसान? मुश्किल है वैसे ये सवाल, अच्छा टफ क्वेश्चन है। एक मुश्किल ये भी तो होती है ना, लंबा बहुत होता है सवाल, बच्चा देख रहा यार मुकदा ही नहीं। चलो अब शुरू करें ताकि मुक जाए टाइम में। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर करें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ईयर एंड है हमारा 31 दिसंबर। ट्रेडिंग एक्टिविटी उसने आज फिर नहीं मांगी एज एन अलग रिक्वायरमेंट, तो हम वर्किंग कर लेंगे, उसकी कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी सवाल में नज़र आ रही है हमें। अच्छा, वो सी व्यू और एग्जेक्टिव क्लब 2 सवाल होमवर्क में दी थी, किस किसने ट्राई किए हैं वो देखें ना आप। शुक्र है मैंने सुबह नहीं पूछा, वरना सुबह ही मूड ऑफ होता मेरा। 2 छुट्टियां थी। एग्जेक्टिव क्लब और सी व्यू क्लब, ये 2 सवाल होमवर्क में दिए थे। कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किए? आधे भी नहीं है। वैसे आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा? डिस्कस मैंने करने हैं वो, लेकिन टाइम मिलेगा तब। अच्छा जी, ये तो हम नज़र आ गया होंगे, जो टाइम मिलेगा तब वाली बातें जो थी अब सारी होने जा रही हैं इंशाल्लाह। टाइम अब मिलेगा हमें इंशाल्लाह। वायलन क्लब वाज फॉर्म्ड इन 2016। इस वक्त हम खड़े हैं 2017 में, नहीं 18 में। लेकिन ये क्या है जी, फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द क्लब एज ऑन। अरे भाई ये तो ओपनिंग दे दिया उसने, सुबहान अल्लाह। सब्सक्रिप्शन इन एरियर मतलब वेरी गुड, रिसीवेबल, ठीक है। अब ये सब्सक्रिप्शन इन एरियर ओपनिंग रिसीवेबल कितना है टोटल? ये टोटल 105 है बेटा। अब उसने ये इस तरह से ब्रेक करके दिया, मतलब क्या है? मतलब ये है कि 2016 में जो सर्विसेज दी थी उनके अगेंस्ट अभी 15 रिसीवेबल है उनकी मद में, और 2017 में जो सर्विसेज दी थी उनमें से भी अभी पैसे कितने नहीं आए? 90, ठीक है। तो टोटल 105 आएबल है, टोटल 105 आएबल है, कोई मसला? फिर एडवांस रेंट, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट, रेंट की एडजस्टमेंट भी ज़रा अजीब सी। कैंटीन स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक आ रहा है। स्नूकर टेबल्स पीपीई है भाई। वायलन फैमिली क्लब, उसके अंदर स्नूकर टेबल पड़े हैं फटे, तो ये क्या है? इनके नॉन करंट एसेट्स हैं। लोग आते हैं वहाँ पे गेम खेलते होंगे, या तो सब्सक्रिप्शन के अगेंस्ट वो कवर्ड होगा, या अलग से गेम लगाने के भी पैसे लेते होंगे क्लब वाले। बहरहाल ये उनका एक पीपी है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं, फॉर सेल नहीं रखा। और फर्नीचर एंड इक्विपमेंट भी क्या है? पीपी। उसके बाद बैंक ओडी, ठीक है, बैंक का अकाउंट बनेगा और उसमें ये क्रेडिट साइड पे नज़र आ रहा होगा। पता है ना आपको बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब? पता, बताया था ना बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये जब तक बैंक से ये फैसिलिटी ना लें ये हो नहीं सकता। तो बैंक अकाउंट था, मसलन हमारे पास ओपनिंग 5 रुपये पड़े थे, हमारे पास कुछ डेटर्स से पैसे आए मसलन 25 रुपये, हमने कुछ एक्सपेंसेस इनकर कर दिए 12 रुपये के, ठीक है। अब एक क्रेडिटर को पेमेंट करनी थी और वो पेमेंट करनी थी मसलन 22 रुपये की। तो अगर अब मेरे पास पड़े कितने इस वक्त? नहीं, 30 में से 12 तो गए ना। तो हमने 22 की पेमेंट करनी है अगर, तो हाँ हमारे पैसे होने ज़रूरी हैं, या पैसे पड़े हों या बैंक के साथ अरेंजमेंट हो कि अगर हमारे ब्याह पे पेमेंट करनी पड़े तो आप कर देना और फिर बाद में वापस कर देंगे, और जब तक नहीं वापस करेंगे उस पर वो इंटरेस्ट लेता है बैंक। तो ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है। तो कैरी डाउन क्या बन गया जी? 4 रुपये का, ये कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है जी। ओवर ड्रॉ कर लिए, जितने पैसे पड़े थे आपके पास आपने उससे ज़्यादा ड्रॉ कर लिए। अब ये थोड़ी सी बात वैसे हुई थी उसमें IS-23 में, बहरहाल फिर कर लेते हैं थोड़ी सी। अब अगले साल आपका बैंक का नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल बैलेंस होगा। तो इस साल बैलेंस शीट में ये लायबिलिटीज़ में नज़र आएगा, और अगले साल भी ओपनिंग क्या है? ये लायबिलिटी। फिर आपको कुछ डेटर्स से पैसे आए, कुछ कैश सेल्स की आपने, मसलन आपको 38 रुपये आ गए, और आपने एक्सपेंसेस इनकर किए
13 रुपए के, और क्रेडिटर्स को भी पेमेंट्स की मसलन 20 रुपए की। हाँ जी, कितना बच गया? बचा कुछ या फिर नेगेटिव ही है? 1 रुपये बचा है। सुभान अल्लाह। तो इधर नेगेटिव है, आप 18 रुपये पे करें। अब बोले जी 20 गए और इधर से 17 गए तो 3 रुपये। तो ये पॉसिबल है जी कि आपका पीरियड के स्टार्ट में नॉर्मल बैलेंस हो, यानी पॉजिटिव हो, यानी डेबिट बैलेंस हो, और पीरियड के एंड पे वो क्रेडिट हो जाए जैसे इधर हुआ। बिल्कुल पॉसिबल है अगर आप ओवरड्रॉ कर जाएं, लेकिन इसके लिए बैंक से आपके पास ये सहूलत होनी ज़रूरी है। अच्छा, फिर साल के शुरू में ओडी हो लेकिन इतने ज़्यादा पैसे आएँ और कम निकलें कि नॉर्मल भी हो जाए, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अभी हमारी सिचुएशन ये है कि हम बैंक का जब अकाउंट ओपन करेंगे, क्योंकि जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग है उनके लेजर ओपन करते हैं ना, तो बैंक का ओपनिंग अवेलेबल है तो बैंक का लेजर ओपन होगा, लेकिन वो ओपन होगा तो बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस किस तरफ लिखा होगा? क्रेडिट साइड। अब हो सकता है वापसी फिर डेबिट हो जाए, हो सकता है क्रेडिट ही रहे। अगर क्रेडिट ही रहा तो करंट लायबिलिटीज में शो कर देंगे, डेबिट हो गया तो करंट एसेट्स में। कोई मसला समझ आ रहा है सब? अच्छा, उसके बाद सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, तो वो आपको पता है ये सब्सक्रिप्शन का तो एक लेजर बनना है, तो उधर रिसीवेबल आ गया, इधर एडवांस आ गया। पेबल नहीं होता, एडवांस होता है, इनकम है। फिर एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी पेबल, फिर कैंटीन वेजेस पेबल, फिर कैंटीन क्रेडिटर्स पेबल। ठीक है, ये सारे ओपनिंग आ रहे हैं, सबके तो लेजर ओपन हो जाएंगे। एक और वैसे सहूलत बन सकती थी, अगर किसी अदर एडजस्टमेंट में से हमें जो है वो कोई और ओपनिंग ना मिले तो यहाँ से जनरल फंड भी बैलेंसिंग निकल सकता है। लेकिन आपको पता ही है फनकारी हैं, कोई ना कोई आगे चीज़ ऐसी आ जानी है कि हम पता हो अच्छा ये भी था, तो इसलिए हम अपने लेजर्स की ओपनिंग से ही ओपनिंग फंड निकालने के आदी हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट्स को देखते हैं तो सम ऑफ द बैलेंसेज ऑन 31 दिसंबर 18, कुछ क्लोजिंग दे दी है उसने, कुछ दिए हैं, सारे नहीं दिए। ठीक है, उसमें उसने सब्सक्रिप्शन इन एरियर क्लोजिंग में दिया है, कैंटीन स्टॉक दे दिया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एक्रूड दे दी, और कैंटीन क्रेडिटर्स भी दे दिए। ब्रेकअप ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2018। अच्छा, अब ये रिसीव्ड कह रहा है, रिसीव्ड। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड यानी ये क्या है? कैश जो आया ड्यूरिंग 2018, ये हमें आया। ठीक है, अच्छा अब देखो एक बात याद रखना, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट जो होता है उसमें यानी इनकम का जो आप अकाउंट बनाते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम का, उसके अंदर मसलन ओपनिंग 5 रुपये रिसीवेबल थे। ठीक है, इनकम सर्विसेज जो दे लेते हैं उसकी इनकम बनाते हैं, भाई जागो ज़रा। तो इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम हमने बनाई, यानी लोगों को सर्विसेज दे ली हमने, कोई 18 रुपये की। ठीक है, अच्छा अब कोई ओपनिंग में एडवांस मसलन कोई नहीं था पहले। ठीक है, अब कैश आया तो कैश में ये 5 भी आ गया, ये मसलन 18 भी आ गया, कितना हो गया? 23, और कुछ एडवांस 2 रुपये अगले साल के भी ले गए। ठीक है, अब क्लोजिंग में कोई रिसीवेबल नहीं बचा। मैं बताना ये चाह रहा हूँ मैक्सिमम क्या कुछ आ सकता है कैश के अंदर। यहाँ पे क्या आ गया? तो ये जो कैश होता है ना जी, कैश, इसके अंदर 3 चीज़ें हो सकती हैं पड़ी हुई। एक, ओपनिंग रिसीवेबल जो रिसीव हो गया। दूसरा, इस साल की जो इनकम थी, इस साल जो सर्विसेज दी थी उसके अगेंस्ट जो पैसे थे वो रिसीव हो गए। तीसरा, अगले साल का भी इस साल में रिसीव हो गया। कोई मसला हो सकता है ना? अच्छा, क्लोजिंग रिसीवेबल अगर होगा तो वो कैश में नहीं है, मतलब वो तो रिसीवेबल है स्टिल। ठीक है, और ओपनिंग एडवांस है तो वो भी पिछले साल रिसीव हुआ था, इसलिए मैंने मैक्सिमम वो चीज़ें डाली हैं जो इस साल कैश रिसीव हो तो उसके अंदर आ सकती हैं। तो हमारे साल जो कैश रिसीव हो उसमें 3 तरह के पैसे हो सकते हैं। पिछले साल को सर्विसेज दी थी, पैसे नहीं लिए थे, वो ओपनिंग में क्या थे? रिसीवेबल, वो रिसीव हो सकते हैं। ठीक है, जीरो मैंने कर दिया समझाने के लिए। ठीक है, ये पैसे भी रिसीव हो गए। फिर इस साल जो सर्विसेज दी थी, सर्विसेज देते गए, साथ साथ पैसे आ गए, तो इस कैश के अंदर इस साल की इनकम के अगेंस्ट भी कैश पड़ा होगा। और तीसरा क्या हो सकता है? इस साल पैसे आ गए, इस साल सर्विसेज दी कि इनकम बनाए, तो उसको क्या बना देते हैं हम? लायबिलिटी। तो इस साल के कैश के अंदर ये 3 चीजें मैक्सिमम पड़ी हो सकती हैं। अच्छा, ओपनिंग एडवांस इसमें पड़ा हो सकता है, ओपनिंग एडवांस पड़ा हो सकता है इसमें।
नहीं, ओपनिंग एडवांस दिलेरी से लड़ा करो, बोला करो, कुछ नहीं होता। मैं कह रहा हूं इसमें ओपनिंग एडवांस पड़ा हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पे मैं कहूं जी ओपनिंग में मेरे पास एडवांस था 1 रुपया, ठीक है, और क्लोजिंग में एडवांस कितना हो जाएगा, मतलब मैं कहता हूं मसलन 3 है, ठीक है ना, ओके, बल्कि हाँ ठीक है 3, ऐसे ही मिसाल के तौर पर, ठीक है। अब ये ओपनिंग एडवांस क्या इस कैश में पड़ा होगा, क्योंकि ये तो वो है जो पिछले साल आया था और पिछले साल इनकम नहीं बना था, ऐसे ही है ना। अच्छा, क्लोजिंग रिसीवेबल इसमें हो सकता है, अगर इसमें होता तो रिसीवेबल होता। और बोलो, तो इसलिए मैंने इस तरह से लिख दिया था माजरत के साथ कि आप मसलन इधर 1 रुपया बढ़ा लें 19, इधर भी 1 रुपया रिसीवेबल कर दें। आप बैलेंस तो है ना 27 है, इधर 27, ये भी 27 है, ठीक है, दोनों तो बैलेंस। अच्छा, अब इसके अंदर ना ओपनिंग एडवांस पड़ा हो सकता है ना क्लोजिंग रिसीवेबल, ठीक है ना, तो इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है, जागो जरा बताओ। इस ओपनिंग रिसीवेबल इसमें रिसीव हो सकता है, इस साल जो सर्विस दी उसके अगेंस्ट इनकम, जो इनकम बनाई थी उसके अगेंस्ट कैश आ सकता है, और अगले साल का एडवांस भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ब्रेकअप ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2018, इस साल में ये रिसीव हुआ है, ठीक है ना, तो उसका ब्रेकअप दे रहा है। क्या कह रहा है, रिलेटेड टू दो, हम खड़े कौन से साल में, इसका मतलब 17 का जो आया है वो ओपनिंग में रिसीवेबल था उसमें से आया है, ठीक है ना, रिलेटेड टू ईयर 17। तो हमने जाकर देखा तो रिलेटेड टू ईयर 17 कितना था, 90, तो 90 में से कितना आ गया, 60। इसका मतलब 17 का 30 अभी भी नहीं आया, 17 का 30 अभी भी नहीं आया। अच्छा, 18 का 920 आया, अच्छी बात है, 18 में सर्विस दी, 18 से रिलेटेड आ गया, कोई मसला। अच्छा, 19 का 75 ले लिया है, ये क्या है, ये क्लोजिंग में एडवांस, अभी हम लेजर बनाएंगे तो, ठीक है। अब यहां तक तो कोई मसला नहीं है, मतलब अगर मैं इसी तरह से इस लेजर को बनाऊं तो ये कुछ यूं था, ठीक है। ओपनिंग में कितना आ रहा है जी, 105, ठीक है ना, 105 था ना ओपनिंग, अभी लेजर बनाते हैं वहाँ। उसके बाद ओपनिंग एडवांस कितना है जी, एडवांस 2018 का पिछले साल ले लिया था, कितना जी, 45 आ रहा है, ठीक है। अब वो कह रहा है ये सारे का सारा, अच्छा ये नीचे ना सब्सक्रिप्शन लिखा, आपको तो नजर आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा, ये सारे का सारा टोटल कितना बनता है जी, 10, ये 1055 क्या है जी, ये साल कैश या बैंक देख लेंगे वो जो रिसीव हुआ, ठीक है, 10। अब ये 1055 जो है ये इन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, ठीक है। इनकम जितनी थी उसकी मद में भी, इनकम पता नहीं कितनी हो मुझे नहीं पता, लेकिन इनकम में इस साल की जो इनकम बनी उसमें से भी 920 आ गया, जो नहीं आया होगा वो रिसीवेबल बन जाएगा, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 17 ओपनिंग 105 में से भी 60 आ गया, तो ओपनिंग 105 में से 60 आ गया, तो बाकी कितना रह गया, 45 अभी भी क्या है, रिसीवेबल, जिसमें 30 रुपए 17 का और 15 रुपए 16 का, ये पूरे 45 क्या है, रिसीवेबल। अगर चुप होता सवाल बिल्कुल आगे कुछ ना कहता, तो फिर हमारा यहां पर ओपनिंग क्या बनता, क्लोजिंग क्या बनता, 45 बनता ना, क्या होता जी, नहीं एक मिनट ना, वो क्या कह रहा है, ओपनिंग रिसीवेबल कितना था 105, इसमें से कितना आ गया, 60 आ गया, तो बाकी कितना। अच्छा, लेकिन उसने बीच में एक लाइन डाली, कहता है 17 वालों से तो अभी नाउम्मीद नहीं हुए हम, लेकिन मैनेजमेंट डिसाइड किया है कि जो रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन है ना 2016, अच्छा और 17 की भी, ओए होए, यानी ये वाला 45 सारे का सारा क्या हो गया, राइट ऑफ। अब हो सकता है इस साल का अपना कोई रिसीवेबल निकल आए भाई, इसका अपना कोई रिसीवेबल निकल आए, वो कहाँ गया, देखा था हमने, ये क्लोजिंग 30 का रिसीवेबल है। अब वो रिसीवेबल क्या है, वो देखो लिखा भी हुआ है, सब्सक्रिप्शन एरियर फॉर 2018 में सर्विस जो दी थी उस पे सारे पैसे नहीं आए होंगे, तो वो कुछ रिसीवेबल है, लेकिन 17 और 16 के जितने आउटस्टैंडिंग थे वो सारे क्या हो गए, तो फिर हमने एक एंट्री करनी है बैड रिटर्न ऑफ की, प्रोविजन डेबिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट, अब बोर्ड पे बनाते हैं, करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, ये बात समझ आई सारी, चलो एडजस्टमेंट 2 भी हो गई। 3,
A scheme was introduced in 16 under which a person is awarded lifetime membership on payment of 1,20,000. Life membership received in 16, 17 and 18 were 5, 8 and 6 respectively. पहले मैं डायरेक्ट करूंगा, कोशिश कि आप बना लें, ठीक है, फिर तफसील से भी खोल के बयान कर देंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है ना, कोई अगर मसला आएगा तो। खैर 16 में लाइफ टाइम मेंबरशिप इंट्रोड्यूस हुई थी, हम 18 में खड़े हैं, तो 16 में 5 लोग आए थे, 17 में 8 आए थे, ये दो मैंने सेम बनाए थे, ठीक है ना, बस लाइफ टाइम मेंबरशिप जरा 100 पे देगा था, ठीक है, अब ये 120 है, मादरत 120 कर लेते तो चलो खैर 5 और वो एडजस्टमेंट ही हो जानी थी, वो जेन में नहीं आया था। 5, 8 और 6 लाइफ टाइम मेंबरशिप इज क्रेडिटेड टू लाइफ टाइम मेंबरशिप फंड। फंड कहता रहे, मैंने आपको कहा ये लाइबिलिटी है, इसको फंड बोलें या ना बोले, ठीक है, अपॉन रिसीट एंड आर ट्रांसफर टू इनकम इक्वली ओवर स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर ऑफ एडमिशन। कोई मसला? अब मसला सिर्फ इतना सा है कि हम खड़े हैं 2018 में, तो हमने डायरेक्ट अगर बनाना है तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या कि इस साल 16 वाले 5 मेंबर्स के 2 साल इनकम बन चुके होंगे, 16 और 17, 18 के स्टार्ट में उनके 3 रिमेनिंग होंगे, 17 वालों के 1 बन चुका होगा और 18 वाले तो आने ही इस साल में, ठीक है, तो ये डायरेक्ट करना है। फिर उसके बाद आप बेशक करते रहना उसको, आप घर, बल्कि आप यूं करना कि आप इसको घर पे पूरा लेजर बनाना है आपने, आपकी होम असाइनमेंट होगी, ठीक है, 16 से शुरू करना है आपने, 16 का क्लोजिंग आएगा, फिर 17 को ओपनिंग आएगा, फिर 17 क्लोजिंग आएगा, फिर 18 को ओपनिंग आएगा, 18 क्लोजिंग आएगा। मैं डायरेक्ट आपको कौन सा बना के दूंगा, साल 18 वाला, ठीक है, ये हम बनाएंगे डायरेक्ट, ओपनिंग लेंगे यहाँ पे और क्लोजिंग भी लेंगे यहाँ पे, ठीक है, इंशाल्लाह निकाल लेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लब ऑपरेट करता है कैंटीन, और आखिरी साल, पिछले साल तक कैंटीन ने इतना जीपी अर्न किया था, और 1 जनवरी 18 से, अब ये छोटा सा बीच में एक नया लूच आ गया है। चलें, डिटेल ऑफ सम पेमेंट्स ड्यूरिंग 2018। अच्छा, अब पूरे सवाल में कहीं पे कैश का जिक्र है जी, कहीं पे कैश का कोई बैलेंस दिया हो, ओपनिंग में कैश बैलेंस, कोई क्लोजिंग कैश बैलेंस, कहीं पे जिक्र कैश का, तो फिर ज़िंदगी आसान बनाओ ना, कैश का लेजर ओपन करके कहो जी खामोश है, तो मैं कैश में डाल, तो फिर बैंक बेचारा खाली पड़ा रहे और कैश का भी खाली हो, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग, ना सार ना पैर। तो भाई वैसे तो सवाल के अंदर ये कमज़ोरी है, मैं समझता हूँ क्लियरली लिखना चाहिए था कि कैश पेमेंट्स हैं या बैंक से पेमेंट्स हैं, लेकिन उसने कहा सम पेमेंट्स, और पूरे सवाल में कहीं कैश का जिक्र नहीं है, तो फिर बस बैंक का अकाउंट ही बनाएंगे, बैंक का तो जिक्र है ना, बैंक ओडी में पड़ा है, पेमेंट्स हुई हैं तो फिर बैंक से ही हुई हैं, बस ठीक है, ज़िंदगी आसान रखो। और ये सारी पेमेंट्स जो हैं ये रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में डेबिट करके बैंक में क्या कर दोगे, क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, इक्विपमेंट एक्वायर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये इक्विपमेंट जो खरीदा है उसने क्या कहा है जी, इसको फाइनल अकाउंट में ऐसी एडजस्टमेंट करके आए हैं, ठीक है। इक्विपमेंट जो एक्वायर हुआ है वो कितने % है, 30%। अब अगर 30% पे किया है तो इक्विपमेंट की कॉस्ट 30% नहीं लेनी है आपने, बल्कि ये तो 100% में लेके जानी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिमेनिंग अमाउंट इज पेएबल इन फरवरी, ठीक है, देख लेते हैं। वेजेस ऑफ कैंटीन स्टाफ 5 हर महीने की 5 को पे की जाती हैं। इसका क्या फ़ायदा होगा हमें? अच्छा, लास्ट मंथ एक्रूवल कितना होगा वैसे, वो 1 मंथ की कितनी है को पता? भाईजान, मेहरबान, कदरदान, पानदान, कैंटीन वेजेस 11 रुपये नज़र आ रही हैं। अब जिन्होंने सी व्यू किया घर में वो उनको इससे हेल्प मिलेगी। खैर, इसके बाद मैंने वो डिस्कस तो करना ही है, सी व्यू वाला सवाल, ठीक है। ये अगर हर महीने की 5 तारीख को कैंटीन के स्टाफ की वेजेस पे हो जाती हैं, तो इसका मतलब जनवरी की फरवरी में, फरवरी की मार्च में, मार्च की अप्रैल में, नवंबर वाले दिसंबर में, और दिसंबर वाले 1 महीने की ये 31 दिसंबर 17 पे पेएबल होंगी, जो 1 जनवरी पे हो गई होंगी। इसका मतलब 1 महीने की सैलरी कितनी थी, वेजेस कितनी थी इनकी, 11 रुपये। अब इस पूरे सवाल में कहीं पे इन्होंने जिक्र नहीं किया कि ये बढ़ी हैं, कहीं पे जिक्र किया कि ये बढ़ गई हैं। हो सकता है कहते हैं कि जी हमने ड्यूरिंग द ईयर वेजेस बढ़ा दी हैं, 10% से बढ़ा दी हैं, तो फिर वो 12.1 हो जाता, मसलन 12 हो जाता, लेकिन कहीं पे नहीं बताया, तो इसका मतलब पिछले साल के एंड पे 11 थी तो मंथली 11 ही थी, इस साल भी पूरे साल की 11 ही रहेगी, और क्लोजिंग डेट पर फिर 1 महीने का क्लोजिंग कितना आएगा, 11। और ये कर सकता था, जैसे सी व्यू वाले सवाल में जिन लोगों ने किया उन्होंने ऐसे, चलें वो देख लेंगे, अब कर सकता था, यहाँ पे कर सकता था क्या, वो कहता कि जी ड्यूरिंग द ईयर वेजेस हैव बीन इंक्रीज्ड बाय 10%। तो इसका मतलब पिछले साल के एंड पे 11 रुपये 1 महीने की तनख्वाह हुआ करती थी, सैलरी उनकी, और 2018 में हमने उसको कर दिया 12 रुपये, तो हर महीने 12 हो जाता, ठीक है।
नेक्स्ट, क्लब ऑपरेट्स फ्रॉम अ रेंटेड प्लेस और रेंट पे किया जाता है क्वार्टरली इन एडवांस ऑन यकम मार्च, यकम जून, यकम सितंबर, यकम दिसंबर। एक्रूवल आ गया एज पर एग्रीमेंट। ये बीच में मुसीबत आ गई ना, एनुअल रेंट इंक्रीज हुआ है। ऐसी एडजस्टमेंट मिलती जुलती फाइनल अकाउंट्स में करके आए हम, रेंट वाली। खैर चलें, स्नूकर टेबल पीपीई के बारे में कुछ बता रहा है कि जी कह रहा है 2017 के एंड पे जो स्नूकर टेबल का बैलेंस नजर आ रहा है वो बुक वैल्यू है 5 एक जैसे टेबल्स की। यानी कि अगर बुक वैल्यू 5 की है ना 960, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक की कितनी होगी 192। ये मतलब होता है सिमिलर टेबल्स को। ठीक है, कॉस्ट दे दे तो कॉस्ट भी ऐसे ही। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, ये यूज करना पड़े तो यूं कर देना। आगे कहता है ये परचेज किए थे 16 में। वन ऑफ द टेबल वॉज सोल्ड टू मेंबर फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर फॉर, एक टेबल इनमें से बेच दिया। अब मुझे कॉस्ट की जरूरत कोई नहीं है, मुझे जब बुक वैल्यू पे लेजर बनाना है तो बुक वैल्यू मुझे अवेलेबल है। ठीक है, और वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर, वन ऑफ द टेबल वॉज ड्यूरिंग द ईयर। तो ड्यूरिंग द ईयर का मतलब नहीं डेट गिवन, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, साल का पहला दिन। ठीक है, ये एडजस्टमेंट भी हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन आगे उसने मुसीबत डाल दी थोड़ी सी। स्नूकर टेबल्स को डेप्रिशिएट करते हैं, लो जी मारे गए। अब कॉस्ट चाहिए। क्यों चाहिए? स्ट्रेट लाइन मेथड में रेट किस पे लगता है, कॉस्ट पे। अब डब्ल्यूडीवी से काम नहीं चलेगा। चलो खैर देखेंगे। आगे कहता है इक्विपमेंट को करना है 20%। अच्छा, जिसको रिड्यूसिंग बैलेंस में करना था उसको स्ट्रेट लाइन पे करा दिया जालमा। चलो जी, उसके बाद फुल ईयर डेप्रिसिएशन एडिशन का साल में, और कोई उन्हें वैसे ही कह दिया कि आप अज्यूम क्या करना है आपने कि साल के पहला दिन जिस साल में डिस्पोजल हो आप डेप्शन चार्ज ही ना करें। ठीक है, ये सवाल है जी हमारा, मेरे ख्याल में डुएबल है, कोई इतना कोई मुश्किल नहीं है। चलें शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। बस थोड़े से लेजर शायद एक दो आज मुझे यहाँ बनाने पड़े, जगह मेरे को मुक गई है। मुझे तो लाइफ टाइम मेंबरशिप की जगह ही नहीं नज़र आ रही। चलें शुरू करते हैं जी काम। चलो जी, जिन जिन के ओपनिंग या क्लोजिंग अवेलेबल हैं उनके लेजर ओपन कर लें। लेकिन सबसे पहले वो फॉर्मेट जो मैंने आपके आने से पहले बनाया, पास पेपर कौन सा है जी, वालन फैमिली क्लब, पेज नंबर 779। ठीक है जी, इनकम, एक्सपेंसेस, सरप्लस और डेफिसिट। ठीक है, चलो अब जितने हैं, फिर बैलेंस शीट में फंड्स हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी आज आ गई, लाइफ टाइम मेंबरशिप आ रही है ना, तोड़ना पड़ेगा। करंट लाइबिलिटीज हैं, नॉन करंट एसेट्स हैं, स्नूकर टेबल, इक्विपमेंट वगैरह, और करंट एसेट्स में स्टॉक, डेटर्स वगैरह आ रहे होंगे। ठीक है, प्री पेमेंट थी, ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हैं वो, रिक्वायरमेंट नहीं है पर मैंने वर्किंग वन यही बना दी। फिर स्टेटमेंट चेंज नेट एसेट्स में सिर्फ जनरल फंड है अभी तक। फिर सब्सक्रिप्शन के लिए ये जगह रखी है मैंने वैसे, आई थिंक। हाँ चलें, तो बहरहाल लेजर्स वगैरह आगे मैंने खोल लिए हैं। शुरू करते हैं जी काम। ये सबसे पहले ये ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, ये सब्सक्रिप्शन का अकाउंट है जी हमारा, जरा खुली जगह बनाइए। अच्छा, एरियर मतलब रिसीवेबल, ओपनिंग, इधर देखो तोड़ के मैं लिख रहा हूँ, जरा लिखना 105 ही है, पर को कितना है जी, 15 जमा 90, 105 ओपनिंग रिसीवेबल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट एडवांस रेंट। अच्छा, अब रेंट का लेजर है, मैं जरा आगे बना लो। चलो, रेंट एक्सपेंस है, एक्सपेंस। ठीक है, अब प्रीपेड है कितना, 24। अच्छा, नेक्स्ट कैंटीन स्टॉक, स्नूकर टेबल्स, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट। तो कैंटीन स्टॉक इन्वेंट्री, इन्वेंट्री कैंटीन जी, ओपनिंग बताइए 2, क्लोजिंग अभी कोई नहीं है, जब वो एंड पे पहुंचेंगे वहां पे देख लें किसका 215, जिसका अभी तक ओपनिंग गिवन है तो वो ओपनिंग लिखते जाओ। ठीक है, नेक्स्ट स्नूकर टेबल्स हैं, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट है, पीपीई हैं दोनों। ठीक है, तो स्नूकर टेबल्स दोनों अलग अलग बनाएंगे, बुक वैल्यू भी बनाएंगे अलग अलग क्योंकि दोनों के डेप्शन रेट्स अलग हैं। ठीक है, तो स्नूकर टेबल्स बुक वैल्यू ओपनिंग कितनी है 960, और फिर क्या है जी, फर्नीचर एंड इक्विपमेंट बुक वैल्यू पे ये भी बना लें 720। नेक्स्ट
बैंक ओवरड्राफ्ट 181, बैंक का अकाउंट ओपन किया, मैं सवाल देखता जा रहा हूँ तो ऐसे लिखता जा रहा हूँ तरतीब से, ताकि वो कोशिश यही होती है कि फिर ब्रॉड डाउन, लेकिन आज कोशिश नाकाम हो जानी है जी। 181, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस 45, लाइबिलिटी है, सब्सक्रिप्शन के लेजर में आए ब्रॉड डाउन कितना 45। नेक्स्ट, एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी, लेजर बनाए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जी एक्रूड मतलब पेएबल, बोलो 23 23। नेक्स्ट, कैंटीन वेजेस पेएबल और कैंटीन क्रेडिटर्स, ठीक है, कैंटीन वेजेस तो वेजेस एक्सपेंस होता है कैंटीन का, और क्रेडिटर्स भी कैंटीन के, जी वेजेस 11 बेटा, और क्रेडिटर्स 118। ये गया, ऐसे ही लंबा सवाल, इतना तो बीच में वैसे ही निकल जाता है। अब इतना सा सवाल रह गया बस, चलो ये भी थोड़ा हो जाता है अभी, जैसे पॉइंट 1 गया। हंसो, तुम लोग मुझ पे हंस रहे हो, हंसो। अच्छा जी सुनो, ये क्लोजिंग्स गिवन है, इनको लिखो यार, कोई मसला नहीं है, सचमुच छोटा सा ही है। क्लोजिंग एरियर यहाँ पे आके लिखा जी, क्लोजिंग 30, सब्सक्रिप्शन इन एरियर गिवन था 30, लिख दिया। नेक्स्ट क्या है, कैंटीन स्टॉक 247, किधर गया ये 247। नेक्स्ट इज एक्रूड इलेक्ट्रिसिटी 35 और क्रेडिटर्स 142, आ जाओ। क्रेडिट कितना जी 35 और क्रेडिटर्स 142। अब देखो उन्होंने वेजेस का क्लोजिंग नहीं बताया, पर अगर आप कहें 142 है, आप कहें तो मैं ये लिख दूं, क्योंकि एक जुमला उसने बोला था क्या, हर महीने कैंटीन की हर महीने वेजेस जो हैं वो अगले महीने की 5 तारीख को पे की जाती हैं। इसका मतलब दिसंबर की, जैसे पिछले हर साल ही होता है, जनवरी की 5 फरवरी को, फरवरी की 5 मार्च को, मार्च की 5 अप्रैल को, नवंबर की 5 दिसंबर को, और दिसंबर की पे होंगी 5 जनवरी को। अब ओपनिंग डेट पे 11 नजर आ रहा है, तो इसका मतलब पिछले साल 31 दिसंबर 17 पे दिसंबर का 11 रुपये पेएबल था, जो 11 ये 17 के एंड पे पे नहीं हुआ, एक महीने का ही होना है, वो एक महीने का, हर महीने की सैलरी पे कर दी जाती है ना, तो पेएबल एक महीने का है। अब इसका मतलब मंथली सैलरी पिछले साल 17 के एंड पे, पिछले साल की मंथली सैलरी यानी दिसंबर 17 की सैलरी कितनी थी 11, ठीक है। लेकिन इस पूरे सवाल में कहीं उसने ये नहीं लिखा कि हमने सैलरी को, वेजेस को कैंटीन की बढ़ाया है, तो इसका मतलब दिसंबर 17 में 11 थी, तो फिर आगे भी पूरा साल जनवरी फरवरी मार्च ये 11 ही रही है। और चूंकि हर साल हर महीने की सैलरी अगले महीने की 5 तारीख को पे होती है, तो दिसंबर की 17 की जनवरी में पे हुई होगी, जनवरी वाली फरवरी, फरवरी वाली मार्च, करते 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 हमारे साल के अंदर भी 18 वाले दिसंबर की सैलरी क्या होगी पेएबल, और वो भी कितनी होगी 11। कोई मसला, ठीक है, ये सही है। अच्छा, ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया, चले। अच्छा जी, अब देखो ना, पॉइंट 1 भी गया, आप ऐसे ही हंस रहे थे, पॉइंट 2 भी चला गया, क्योंकि ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है, मुद्दे पे पहुंचे ना फटाफट। पॉइंट 2 भी गया, क्या कह रहे हैं जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है टोटल इस साल में, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है टोटल 1055। ये आपका डबल एंट्री करनी चाहिए इसकी आपको। अब कैश का क्योंकि लेजर नहीं है, कहीं पे ओपनिंग क्लोजिंग नहीं था, तो मैंने कहा था बस गुजारा करो बैंक के साथ ही, ठीक है। तो 1055 रुपए बैंक डेबिट, सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट कर दें क्रेडिट, ठीक है। तो बैंक डेबिट 1055 से, और सब्सक्रिप्शन इनकम का अकाउंट क्रेडिट 1055, ठीक है जी। हाँ, सम भी शो करना पड़ेगा, कहाँ, यहाँ कर देते हैं सब्सक्रिप्शन। अब 60 जमा 920 जमा 60 जमा 920 जमा, अब आप कर देना जम
शो कर देना आप। कर दिया जी आपने शो, ये वर्किंग शो कर दें प्लीज। सब्सक्रिप्शन मैंने शो की हुई है, अगर आप सवाल के ऊपर आपने यहाँ कर देनी, जगह तंग है जरा जी। सब्सक्रिप्शन पता नहीं आज बर्थडे बनाते ने की चक्कर है, जगह घट जी गई। हाँ जी ठीक है। ये तो ओपनिंग एडवांस है, वो पड़ा हुआ है ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट बनी हुई है जैसे, ठीक है। अच्छा जी चलें आगे। 1055 रिसीव हो गया, बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट को मसला। अब उसके बाद वो ऊपर वाली पहली लाइन जिसमें पता लगा था 16 का 15 रुपए और 17 का 90 है, और इस ब्रेकअप से पता लगा कि इस टोटल 105 में से 16 का तो 15 बिल्कुल नहीं आया, और 17 के 90 में से भी कितना आया है 60। और मैनेजमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि रिमेनिंग सब्सक्रिप्शन जो है 16 और 17 से रिलेटेड वो क्या कर देंगे, राइट ऑफ। ठीक है, अब राइट ऑफ प्रोविजन का लेजर बनाने की जरूरत नहीं, बना के मिटा देता हूं। ठीक है, प्रोविजन का लेजर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि प्रोविजन ओपनिंग क्लोजिंग है नहीं ना। ठीक है, लेकिन चलो मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपके लिए जरा वैसे ही, कि अगर कभी सवाल में प्रोविजन आ जाए तो क्या करना है। प्रोविजन हो सकती है ना, प्रोविजन हो सकती है, नहीं हो सकती। ये प्रोविजन लिखने की मैंने नाकाम कोशिश की थी। अच्छा अभी भी वैसा ही है, खैर चलो। अब बैड डेट रिटर्न ऑफ है, एंट्री करनी है, जागो जरा सारे। प्रोविजन डेबिट सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्रेडिट, तो यहां मैंने लिखा जी बैड डेट रिटर्न ऑफ। अरे देखो जरा 15 16 वाला, 15 2016 वाला, ठीक है, प्लस 90 माइनस 60, कहीं तो शो करना है ना जी। 90 माइनस 60 यानी 30 17 वाला, ये टोटल कितना बना 45। ठीक है जी, तो इस 45 की एंट्री क्या हो गई, 45 की एंट्री क्या हुई, प्रोविजन डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, यहां पे हमने लिख दिया सब्सक्रिप्शन, सॉरी एक ही चीज लिखते थे यार, बैड डेट रिटर्न ऑफ। ठीक है, अब चूंकि इधर देखो, चूंकि सवाल में ना कोई ओपनिंग प्रोविजन है ना कोई क्लोजिंग प्रोविजन है, तो यही बैड डेट एक्सपेंस बैलेंसिंग 45 चला जाना है इधर। ये बात समझ आई है? तो बोलो ठीक है ना, कितना, हाँ अब समझ लगी है। इधर बोता दादा ना, हमने वह जगह दादा छोड़ दी। ठीक है जी, तो ये लेजर प्रोविजन का बनाने की जरूरत क्यों नहीं पेश आ रही थी, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग प्रोविजन है नहीं। पर आपकी तैयारी मैंने रखी हुई है कि अगर आ जाए प्रोविजन तो क्या करना है। मिटा दूं अब इसको, डायरेक्ट वहां पे लिख दिया मैंने बैड एक्सपेंस। क्या समझ नहीं है? 15 कहां से आया? आप शुरू से क्लास में हो ना। ये देखो बेटा, यहां पे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एरियर में, यानी हम खड़े इस वक्त हैं 17 के एंड पे या 18 के शुरू में। हमारे साल के शुरू में 15 रुपए रिसीवल अभी हैं 16 की मद में, और 90 रुपए हैं 17 की मद में, और हम 18 में खड़े हैं। अब 18 के अंदर ये 105 ओपनिंग रिसीवेबल है हमारा, 18 के अंदर 15 16 में सर्विस दी थी उसके अगेंस्ट, और 90 17 में दी थी उसके अगेंस्ट। इधर आके उसने बोला 18 में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो ये है, ठीक है, 19 की आज आ गई तो एडवांस, 18 की 18 में आई तो ये तो नॉर्मल, 17 का 60 आया है। अब रिसीवेबल था 17 का तो भी आया ना। अब इसका मतलब 16 वाला 2016 वाला 15 नहीं आया, और 17 वाले 90 में से 60 आ गया, तो 30 ये भी नहीं आया। तो ये 45 मैंने शुरू में ही बात की थी, ये 45 क्या है हमारा, बैड डेट जो राइट ऑफ, तो मैंने वर्किंग शो की। ठीक है, ये 45 की, 15 2016 वाला और 30 2017 वाला, ये टोटल 45 हमारा राइट ऑफ होगा। ठीक है, ऐसे बच्चे बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि वो पूछ लेते हैं, ऐसे नहीं होते कि एक महीने बाद कहें सर वो तो समझ नहीं आया था। अच्छा जी, उसके बाद यार अब ये वाली वर्किंग मेरे दिल में आ रही है, पहले आप करने, मैंने इस पे आधा घंटा लगाया है लेक्चर के स्टार्ट में यार। कैरी डाउन
हाँ हाँ सॉरी 2019 का 75 क्या है जी एडवांस। ये भाई यहाँ से भाई ने आइडेंटिफाई किया है कि लेजर पूरा कर दें, ये भी इंफॉर्मेशन ही थी कि अगर 1055 में 2019 से रिलेटेड 75 आया है तो 75 क्या है हमारा क्लोजिंग एडवांस है। ठीक है, वेरी गुड। ऐसे नहीं पसीना बहा के आया था उस्ताद, आज पढ़ने आया था। ठीक है बेटा, ये समझ आई है, ये 75 समझ आई है। जो बच्चे लेट आते हैं ना तो सवाल एंड कर लूँ तो फिर पूछ सकते हैं, क्लास के बाद पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये ना हो यहाँ पे, ये अब वक्त वो नहीं है कि आप कहें फिर कभी पूछ लेंगे, फिर कभी का टाइम अब खत्म हो चुका हुआ है, इसलिए आप ताज़ा ही बस जी विचड़ंगी दे ली तुम, गल नहीं पूरी करती। की कह रहे हो 920 1055 में पड़ा है। 1055 में इसका 30 पड़ा है, यही बता रहा था उस वक्त। इधर अभी आएगी इंशाल्लाह इनकम, एंड पे हम बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे ना, तो यहाँ पे क्या निकलेगा सब्सक्रिप्शन इनकम। तो भाई वो इनकम के जो पैसे जो इनकम एक्सपेंडिचर में जाने होते हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम जो है जो इस साल सर्विसेज दी हैं उसके पैसे इसी साल आ गए, उसका तो कुछ नहीं करना। वो तो वही है कि सर्विस भी दे ली, पैसे भी आ गए, तो ना वो एडवांस है और ना वो रिसीवेबल है, तो इसको कुछ नहीं करना। तो 9 जो भी समथिंग था वो इधर पड़ा हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा लो भैया, ये पॉइंट तसल्ली से देख लें एक बार, इसका ट्रीटमेंट भी देख लें, आराम से देख लें। इसमें से देखें इसमें से क्या क्या निकला है। नंबर 1 1055 मैंने बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्रेडिट लिखा। नंबर 2 मैंने इस 60 को देखकर और ओपनिंग को देखकर 45 का रिटर्न ऑफ निकाला। नंबर 3 भाई ने याद कराया, किधर के भाई ने याद कराया कि ये 75 19 का 18 में आ गया, तो हमने कहा ये क्लोजिंग एडवांस है। तो ये तीनों काम आपको इधर नजर आ रहे हैं। ठीक है, 1055 का टोटल बैंक डेबिट सब्सक्रिप्शन क्रेडिट, फिर ओपनिंग रिसीवेबल में से 60 रिसीव हुआ तो पता चला 30 उधर से नहीं आया और 15 भी नहीं आया, तो ये रिटर्न ऑफ निकला है। और तीसरा हमने ये एडवांस क्लोजिंग लिखा है। तो यही मैंने बताया था शुरू में कि इस बैंक के अंदर ओपनिंग रिसीवेबल हो सकता है, ड्यूरिंग द ईयर वाली सर्विस दी उसकी इनकम हो सकती है, और क्लोजिंग एडवांस हो सकता है। ठीक है, कैश आया, इसमें से फिर जो इनकम बन गया, जो क्लोजिंग एडवांस है, जो सब कुछ इस तरह से ब्रेक हो रहा होता है। ठीक है जी, पॉइंट 2 को देख लें तसल्ली से, उधर ही, और कोई सवाल है तो पूछ लें जी। क्वेश्चन ये एडजस्टमेंट 3 जो है, इसमें वो लेट आने वाले बच्चे जिन्होंने ये नहीं देखा था, क्लब की मेंबरशिप लाइफ टाइम अगर मिल जाए तो उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो भाई जिन्होंने नहीं पढ़ा ना, उनको सादा सी बात बता रहा हूँ, जैसे गवर्नमेंट ग्रांट में, तस्वीर ले लें जिन्होंने लेनी, गवर्नमेंट ग्रांट में नहीं पढ़ते थे कि आपने मसलन एसेट रिलेटेड ग्रांट आ गई है, फ्यूचर कॉस्ट रिलेटेड ग्रांट आ गई है, तो जब रिसीव होती थी तो हम क्या कहते थे उसको लायबिलिटी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको क्या बनाते थे इनकम। वैसे ही है, कुछ नया नहीं है, रिलैक्स हो जाए। ठीक है, मेंबर्स पैसे देंगे आके, जिस वक्त पैसे देंगे उस वक्त वो क्या बन जाएगा लायबिलिटी। फिर कोई ना कोई बेस बताएगा सवाल, जिसमें वो क्या कहेगा कि इस बेस पे 10%, 15%, 20% या 5 साल 10 साल इस पे बांट कर इस लायबिलिटी को इनकम में डाल दो, तो डाल देंगे इनकम, और लायबिलिटी को ब्रेक कर देंगे करंट और नॉन करंट में। ठीक है, सही है। तो चलो फिर अब ये सारी बात आपको दोबारा मैंने कर दी है, तो अब जल्दी से मेरे बच्चे एडजस्टमेंट 3 आप करके दें, शाबाश। आई वुड सजेस्ट कि आप 1 जनवरी 18 पे ओपनिंग डायरेक्ट निकालें। अब मेरे पास बोर्ड पे कोई जगह नहीं है, तो मैं वर्किंग 12 इधर करूंगा। शाबाश 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 शाबाश, हिम्मत मारो, गलत कर दो कुछ नहीं होता, लाइन ऐसे लगा दोगे 6 महीने बच जाएंगे। भाई कह रहे हैं पार्ट 2 शुरू करना है, तो मैं पार्ट 2 शुरू करता हूँ। ऑनलाइन वाले पार्ट 2 शुरू करने से पहले, प्ले करने से पहले ये एडजस्टमेंट 3 करके इसको PNL में, इनकम एक्सपेंडिचर में, बैलेंस शीट पे पोस्ट करके फिर पार्ट 2 शुरू करेंगे। शाबाश, चलें जी, करें पार्ट 2 शुरू।